हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है, बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है? पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले हमने देखा था बाजार संतुलन क्या है, फिर हमने देखा मांग में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव है। अब हम देख रहे हैं पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव है। तो संतुलन हमने देखा था प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड। तो यहाँ पर हमने संतुलन किया था बाजार संतुलन के, जहां पर मांग और पूर्ति बराबर है। तो बाजार संतुलन क्या है? वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु की जो डिमांड है यानी कि DX किसके बराबर है? उसकी पूर्ति के बराबर है, तो उसको हम कहेंगे बाजार संतुलन में है। और संतुलन क्या होती है? संतुलन वो स्थिति होती है जिसमें किसी भी परिवर्तन की संभावना ना हो। थोड़ा सा भी परिवर्तन होते ही उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। अगर हम इसको समझें तराजू से, तो जब तराजू में संतुलन हम होता है तो दोनों पलड़े उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसमें कोई सा भी जो पक्ष है वो परिवर्तन नहीं चाहता, वो एक अच्छी बेहतर स्थिति होती है। किसी एक तरफ पलड़ा झुकने से या तो उपभोक्ता को नुकसान होगा या जो उत्पादक है उसको नुकसान होगा या ट्रेडर को नुकसान होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा, क्योंकि स्टेप वाइज अप्रोच से हम चलेंगे, बाजार संतुलन हमने बता दिया, इसकी डेफिनेशन हमने दे दी जो आपको PDF में लिखी मिल जाएगी कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। इस स्थिति में ना तो पूर्ति अधिक्य पाया जाता है और ना ही मांग अधिक्य पाया जाता है। पूर्ति में परिवर्तन का बाजार संतुलन पर प्रभाव। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो कोशिश आपको ये करनी है कि जो भी आप उत्तर दें उसमें आपके क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट हों। तो वही दो स्थितियां यहां पर बनेंगी, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी जैसे हमने 11th चैप्टर में किया था, पूर्ति के चैप्टर में, और यह हमने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि ये अन्य तत्वों के कारण आएगी पूर्ति में वृद्धि। ये पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन नहीं है बल्कि किसमें है? पूर्ति में परिवर्तन। तो जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आता है वो आता है उस वस्तु की अपनी कीमत के कारण, लेकिन जब पूर्ति में परिवर्तन आएगा तो ये किसके कारण आएगा? अन्य तत्वों के कारण। ठीक है, तो पूर्ति में वृद्धि, तो पूर्ति में वृद्धि में हमने जो अन्य तत्व किए थे वो अन्य तत्व कौन कौन से हैं? वो अन्य तत्व हैं हमारे Sx = फंक्शन ऑफ, यानी कि x वस्तु की पूर्ति किसका फलन है? फंक्शन क्या होता है? फलन। और फलन का मैंने आपको बताया था कि ये कारण है और ये परिणाम है, फल है। इन कारणों से ये फल है पूर्ति। तो क्या क्या है? Px यानी कि उस वस्तु की अपनी कीमत, NF यानी कि फर्मों की संख्या, PF फैक्टर्स साधनों की कीमत, उस फर्म के उद्देश्य, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, और एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ कारण हैं जिससे कि उस वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। लेकिन ये सारे अन्य तत्व हैं और ये उस वस्तु की अपनी कीमत है जो उसको प्रभावित करती है। अगर उस वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है और इन अन्य तत्वों में परिवर्तन आया है तो हमारा जो पूर्ति वक्र है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, या तो क्या दाएं तरफ या बाएं तरफ। और मैंने जैसे आपको बताया था ये जो हाथ है हमारा, ये किसका प्रतीक है? वृद्धि का। तो चाहे वो मांग वाले उसमें डायग्राम में जाए चाहे पूर्ति वाले डायग्राम में जाए, अगर ये हाथ, क्योंकि जो हम हवन वगैरह कर रहे हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं इस हाथ से करते हैं, तो ये हमारा प्रगति का सूचक है। तो जब भी इस हाथ हमारा कोई डायग्राम सरक गया पूर्ति का या मांग का, तो वो क्या दिखा रहा है? वृद्धि को दिखा रहा है। और जब इस तरफ खिसकेगा तो वो क्या दिखाएगा? कमी को दर्शाएगा।
तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा जब सज्जे हाथ, राइट का मतलब भी क्या होता है ठीक। अगर इंग्लिश के वर्ड से भी हम इसको समझें, इसको एक तुक्का लगाने की कोशिश करें, तो राइट हैंड का मतलब क्या है कि सही। तो सही है तो यानी कि बढ़ गया वो, लेफ्ट का मतलब कि वो कम हो गया। तो अन्य तत्वों के कारण या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी। जैसे कि मान लो हम पहले लेते हैं पूर्ति में वृद्धि, तो अन्य तत्वों के कारण जब किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं पूर्ति में वृद्धि, यानी कि उस वस्तु की अपनी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आया लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। अब अन्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि फर्मों की संख्या बढ़ गई हो, कीमत वही है उस वस्तु की लेकिन अन्य तत्वों में परिवर्तन आया, यानी कि उस वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं उनकी संख्या बढ़ गई। जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमत कम हो गई, यानी कि वस्तु को बनाने की जो लागत है वो कम हो चुकी है। तो अब कंपनी के लिए या उत्पादक के लिए वो वस्तु बनाना लाभदायक होगा, तो इसलिए वो ज्यादा उसकी पूर्ति करेगा। गोल्स यानी कि उसका जो उद्देश्य है वो अपनी रिवेन्यू को बढ़ाना है। रिवेन्यू को बढ़ाने का मतलब कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो पूर्ति को बढ़ा रहा है। जीपी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स को कम कर दिया या सब्सिडी को बढ़ा दिया। तो जब सरकार किसी वस्तु पर टैक्स को कम करती है या सब्सिडी देती है तो उस वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस के भविष्य में उत्पादक को लग रहा है कि इस वस्तु की जो कीमत है वो कम हो सकती है, तो वो अभी इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये अन्य तत्वों के कारण पूर्ति वक्र हमारा, ये हम यहाँ पर देखें, ये हमारा डीडी शुरुआती मांग वक्र है, एसएस शुरुआती पूर्ति वक्र है। तो डीडी में हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग में इस समय कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ किस में है, सप्लाई में परिवर्तन है। तो सप्लाई शुरू में ओपी हमारी संतुलन कीमत है और ओ क्यू हमारी संतुलन मात्रा है। अब अन्य तत्वों के कारण जो पूर्ति वक्र है वो क्या हो जाता है, S1, ठीक है। S1 होने के कारण ये नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ इसको हम कहते हैं मांग में पूर्ति में वृद्धि। तो जब पूर्ति में वृद्धि हुई तो अब ये जो नया पूर्ति वक्र है S1, ये जो हमारा प्रारंभिक मांग वक्र है जो स्थिर है उसको यहाँ पर काटता है। तो अब ये E1 हमारा नया संतुलन बिंदु है। इस नए संतुलन बिंदु पर जो OP है वो हमारी अब नई संतुलन कीमत है और OQ1 क्या है, नई संतुलन मात्रा। तो इसका मतलब पूर्ति में वृद्धि हुई तो जब भी किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत कम होती है, और पूर्ति बढ़ी है तो उसकी संतुलन मात्रा हमेशा बढ़ेगी। यही चीज हम देखते हैं पूर्ति में कमी कि अन्य तत्वों के कारण क्या होता है, पूर्ति में कमी हो जाती है। यानी कि अन्य तत्वों के कारण जब किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाए, घट जाए, तो उसको हम कहेंगे पूर्ति में कमी। और वो अन्य तत्व कौन कौन से हैं, अभी जो हमने किए NF, PF, G, GP, E। तो इन तत्वों के कारण क्या हुआ, जो हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है SS और जो प्रारंभिक हमारा डिमांड वक्र है DD, वो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, E। तो ये हमारा शुरुआती संतुलन बिंदु है। इस पर OP हमारी संतुलन कीमत है और OQ हमारी संतुलन मात्रा है। अब जैसे ही पूर्ति घटी तो पूर्ति घटकर कहां चली गई, पूर्ति वक्र खिसक गया। पूर्ति वक्र क्या हो गया, अन्य तत्वों के कारण क्या होगा, खिसक जाएगा। मान लो आप बेंच पे बैठे हैं, कोई आपका मित्र आपको आकर कहे कि भाई खिसकी है, तो ये खिसकाव है ना, तो आप खिसके, लेकिन किसके कारण, अन्य किसी तत्व के कारण आप खिसक गए, तो उसको हम कहेंगे पूर्ति में कमी। जब ये किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड की साइड जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। तो इसमें पूर्ति में कमी से जब ये नया हमारा S2 पूर्ति वक्र बना, तो इस पूर्ति वक्र ने जो हमारा शुरुआती डिमांड कर्व है DD, उसको इस बिंदु पर काटा। ये हमारा E2 क्या हो गया, नया संतुलन बिंदु हो गया। और इस नए संतुलन बिंदु पर अब जो कीमत है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, OP2, और जो संतुलन मात्रा है वो घटकर कितनी हो चुकी है, OQ2। तो जब भी पूर्ति में कमी आएगी, तो जब किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उसकी कीमतें हमेशा बढ़ेंगी, और पूर्ति तो जब कम हुई है तो सीधी सी बात है कि संतुलन मात्रा तो कम
होगी ही होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा बाजार संतुलन और उस पर पूर्ति और मांग का क्या प्रभाव है, वो उसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कोई नया चैप्टर नहीं है। शुरुआत में आपने डिमांड का चैप्टर किया 4th, फिर आपने पूर्ति का चैप्टर किया, और जब हम इन दोनों को मिला दें, डिमांड और सप्लाई को, तो ये हमारा 12th चैप्टर बन गया। जैसे उसमें परिवर्तन आए थे, ये उन्हीं परिवर्तनों को जब यहाँ पर देखते हैं और उससे हमारे संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये यानी कि 2 चैप्टर्स का क्या है, मिलान है। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है। 4th चैप्टर और 11th चैप्टर का ये मिलान है, मिलकर ये बना है। तो अगर आपको वो 2 चैप्टर्स आते हैं तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो हम अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चतम कीमत क्या है, किस प्रकार कीमत नियंत्रण चोर बाजार को जन्म देता है, अथवा सरकार जब बाजार कीमत से कम कीमत तय करती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। तो इस क्वेश्चन से हमें ये बात समझ में आ रही है कि सरकार कुछ कीमत को निर्धारित कर रही है, ठीक है ना। सरकार के द्वारा जो कीमत है उसको निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। और पूर्ण प्रतियोगिता की जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी, उन विशेषताओं में एक विशेषता ये भी थी कि पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है वो स्वतंत्र बाजार है, जहां पर मांग और जो पूर्ति की शक्तियां हैं वो बाजार नियंत्रण को स्थापित करती हैं, निर्धारित करती हैं। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन से हमें सरकारी हस्तक्षेप का पता चल रहा है। तो सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है? सरकार, कोई भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार है कहीं भी, तो सरकार का हस्तक्षेप कुछ ना कुछ उसमें अवश्य रहता है। वो क्यों रहता है? वो इसलिए रहता है कि ताकि जो उपभोक्ता हैं उनका शोषण न हो सके, या जो गरीब लोग हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इस कारण सरकार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी हस्तक्षेप करती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये उच्चतम कीमत से है, या जब सरकार बाजार कीमत से कम कीमत तय करती है। यानी कि बाजार कीमत क्या है? बाजार कीमत किसी समय में बाजार में पाई जाने वाली कीमत है। तो इस कीमत पर जो मांग और पूर्ति हैं वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जो हमने किया था। लेकिन अभी हम यहाँ पर संतुलित कीमत पढ़ रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार कीमत जो ये बात कर रहा है वो क्या है? संतुलित कीमत। यानी कि जब वो संतुलित कीमत से कम कीमत तय करती है सरकार, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसकी पहले हम क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे कि उच्चतम कीमत क्या है। तो उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस कीमत से ज्यादा वो अपनी कीमत वसूल नहीं कर सकते। ये अधिकतम है। सरकार ने एक लिमिट लगा दी। सरकार ने कहा भाई ये लिमिट है, इससे आप ऊपर नहीं जा सकते, यहीं तक आप उपभोक्ता से उस वस्तु की कीमत वसूल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर उच्चतम कीमत ये इससे बाजार कीमत से कम है। मान लो बाजार कीमत यहाँ पे है, तो उच्चतम कीमत उससे नीचे तय की जाती है। अगर यहीं पर तय कर दी जाएगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे तय कर दी जाएगी तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। वही हम अब आगे देखेंगे कि उच्चतम कीमत का प्रभाव क्या है। हमने डायग्राम लिया, OY पर प्राइस, OX पर क्वांटिटी। MD हमारा क्या है? मार्केट डिमांड किसी वस्तु के लिए। MS क्या है? हमारा मार्केट सप्लाई किसी वस्तु के लिए। ये एज इट इज बनेंगे जो हमने 4th चैप्टर में डिमांड कर्व बनाया था और 11th चैप्टर में हमने पूर्ति वक्र बनाया था। तो ये जो डिमांड कर्व है हमारा ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक, और जो सप्लाई कर्व है वो नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक। यहाँ पर जहाँ पे इन दोनों ये एक दूसरे को काट रहे हैं या यहाँ पर ये बराबर हैं, ठीक है, MS इज इक्वल टू MD,
तो ये है संतुलन का बिंदु, इसको हमने नाम दे दिया। क्यों? इस संतुलन बिंदु पर जो कीमत है, संतुलन कीमत है, या हम इसको कहेंगे बाजार कीमत, वो क्या है? ओपी। ओपी हमारी संतुलन कीमत है या बाजार कीमत है इस समय। और जो संतुलन मात्रा है वो क्या है? OL। तो यहां तक तो था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा संतुलन स्थापित हो गया। एक हमारी संतुलन कीमत आ गई, बाजार कीमत आ गई, और एक हमारी आ गई संतुलन मात्रा। लेकिन इस कीमत पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो मांग नहीं कर पा रहे, यानी कि उनकी क्षमता से बाहर की ये कीमत है। उदाहरण हम इसका ले सकते हैं, जैसे कि जीवन रक्षक दवाइयां। जीवन रक्षक जीवन रक्षक दवाइयां। जीवन रक्षक दवाइयां कौन सी दवाइयां होती हैं? जो जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई हम इनको बोल सकते हैं। तो उन दवाइयों का हम उदाहरण दे सकते हैं। तो ये इस कीमत पर, ओपी कीमत पर, बहुत से जो गरीब जनता है उनकी पहुंच से ये बाहर है। तो सरकार यहां पर एंट्री करती है, क्योंकि जो उत्पादक है वो उसकी इतनी ही सप्लाई कर रहा है, और इस कीमत पर जो बहुत से जो लोग हैं वो इसकी मांग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए यहां पर संतुलन स्थापित हो गया मांग और पूर्ति का। लेकिन ये कीमत ज्यादा होने के कारण बहुत से जो लोग हैं वो इन दवाइयों का सेवन नहीं कर पा रहे, और वो बिना इलाज के उनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी संभव है। तो सरकार यहाँ पे एंट्री करती है, हस्तक्षेप करती है, और वो कहती है भाई ये तो कीमत ज्यादा है, ठीक है, जनता की भलाई के लिए, गरीबों की हितों की रक्षा के लिए सरकार कहती है कि कीमत कम करो। तो सरकार कीमत तय कर देती है OP1, जो कि बाजार कीमत से कम है। हमने यही तो देखा था, अधिकतम कीमत है ये, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। और ये बाजार कीमत से, देखो, बाजार कीमत से कम कीमत तय करती है जब सरकार, तो ये बाजार कीमत से कम कीमत तय कर दी, OP1 कर दी, OP1, ठीक है, OP1। इस OP1 पर अब जो मांग है वो कितनी है? ये OL2 मांग है, और सप्लाई कितनी है? सप्लाई है OL1। अब आपको डिमांड और सप्लाई का जो चैप्टर है वो अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा, जब भी कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो यहां पर डिमांड कितनी बढ़ गई? L से L2 हो गई डिमांड कीमत कम होने से, और जो सप्लाई है वो कम होकर कितनी होगी? OL से OL1 हो गई। तो क्योंकि उत्पादक के लिए वो उतनी लाभदायक नहीं है, तो वो उसकी जो सप्लाई है वो कम कर देता है। तो सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? गैप पैदा हो जाएगा डिमांड और सप्लाई के बीच में। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप पैदा होगा वो क्या है यहां पर? क्योंकि कौन सी चीज ज्यादा है? मांग ज्यादा है, मांग इज मोर देन पूर्ति, तो इसको हम कहते हैं मांग अधिक्य। क्या है? मांग अधिक्य, यानी कि मांग ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? इतनी, L1 L2 कितनी ज्यादा है? L1 L2 मांग ज्यादा है पूर्ति से, ठीक है। या AB, ये इतना जो एरिया है इसका AB, ये किसको दिखाता है? मांग अधिक्य, ये मांग अधिक्य को दर्शाता है। क्योंकि जब कीमत कम हुई तो जो गरीब लोग पहले उन दवाइयों को नहीं खरीद पा रहे थे वो इनकी मांग करेंगे तो मांग बढ़ेगी। लेकिन उत्पादक, क्योंकि उत्पादक कीमत कम हुई है तो उत्पादक के लिए वो इतनी लाभदायक नहीं रही, तो वो उसकी सप्लाई को कम कर देंगे। तो इसलिए ये गैप पैदा हो जाता है जिसको हम कहते हैं मांग अधिक्य। अब इस गैप को पैदा होने से समस्याएं क्या आएंगी?
समस्या क्या आती है? काला बाजार। जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जिनको वो वस्तुएं नहीं मिल पा रही क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो कम हो चुकी है, मांग ज्यादा है, तो उन लोगों की मांग को पूरा करने के लिए काला बाजार का मतलब क्या होता है? इलीगल, यानी कि अवैध तरीके से, चोरी छिपे तरीके से अब क्या होगा? करप्शन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति उसको, जिसके पास वो दवाइयां हैं, वो दूसरे लोगों को महंगी दरों पर बेचना स्टार्ट कर देगा जिनको उनकी आवश्यकता है। यानी कि लोग इलीगल तरीके से खरीदना और बेचना शुरू कर देंगे, काला बाजार जन्म लेगा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में उन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाएगा क्योंकि मांग ज्यादा है तो सप्लाई कम है, तो इसलिए ये काला बाजार का जन्म होता है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या करती है? राशनिंग, यानी कि कोटा फिक्स करेगी। राशन, जैसे आपको मिलता है ना राशन की दुकानों पे राशन, तो उस तरीके से राशनिंग कर देगी और वो जो दवाइयाँ या जो वो वस्तुएं हैं वो सस्ती कीमत दुकानों पर बिकनी स्टार्ट होंगी। सरकार द्वारा सस्ती कीमत दुकानों पर वो बेचनी स्टार्ट की जाएंगी ताकि इस गैप को खत्म किया जा सके और इस काला बाजार को रोका जा सके। जैसे आजकल सरकार ने भी आयुष या औषधि, पीएम औषधि, कुछ इस प्रकार की सस्ती दुकानें खोली हुई हैं जिससे कि जो लोग हैं सस्ती कीमत पर उन दवाइयों को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उच्चतम कीमत का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम कीमत से क्या अभिप्राय है? जब सरकार बाजार कीमत से ऊपर, अब यहां पर क्या है? बाजार कीमत से ऊपर कीमत तय करती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा कृषि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है? जब सरकार बाजार कीमत से ऊपर कीमत तय करती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने, वो किया था हमने उच्चतम कीमत, अब ये है न्यूनतम कीमत। उच्चतम कीमत हम इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। उच्चतम कीमत क्या थी? उच्चतम कीमत थी संतुलन से नीचे की कीमत, और न्यूनतम कीमत क्या है? संतुलन से ऊपर की कीमत। ठीक है, तो उल्टा याद कर लो, क्योंकि न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम, और उच्चतम का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, उच्च का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और न्यून का मतलब क्या होता है? कम। तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर न्यूनतम है तो इसका उल्टा होगा, यानी कि न्यूनतम क्या हुआ? संतुलन कीमत से ऊपर, और अगर उच्चतम है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि संतुलन कीमत से नीचे। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो ट्रिक का वो था, मतलब था, आप कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं उच्चतम और न्यूनतम को, जैसे भी आपको याद रहे। उसके लिए कोई भी उल्टा सीधा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार। तो न्यूनतम कीमत, अब पहले हम अगर तो क्वेश्चन देखो, अथवा हमें है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अथवा में है क्वेश्चन, तो इसका मतलब हमें जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा, अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो हम उसकी इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर ये पहला पूछा गया, अगर क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम कीमत से क्या अभिप्राय है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूनतम कीमत से। और अगर क्वेश्चन ये है कि कृषि समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है, तो हम अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कृषि समर्थन कीमत से। ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्लब करके मैंने एक बना दिया ताकि जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। अब जब कृषि समर्थन कीमत वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये वो पूछेगा तो फिर न्यूनतम कीमत के ऊपर से डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा यहाँ से कृषि समर्थन कीमत से इसको शुरू कर सकते हैं। तो न्यूनतम कीमत क्या है? तो न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से है, ठीक है ना, उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है या दी जानी चाहिए। संतुलन कीमत से ये क्या होती है? अधिक होती है। ऐसे ही तो इसका मतलब क्या हुआ? संतुलन कीमत जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, जब एक निर्बाध बाजार है यानी कि स्वतंत्र बाजार है, तो वहां मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है वो संतुलन कीमत होती है। लेकिन सरकार हस्तक्षेप करती है। अब किसको बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रही है सरकार? उत्पादक को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए हस्तक्षेप कर रही है? उत्पादक।
उच्चतम कीमत में सरकार ने जब हस्तक्षेप किया था तो किसको बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था सरकार ने हस्तक्षेप किया था उपभोक्ता को बचाने के लिए, ठीक है ना, गरीबों को बचाने के लिए। यहाँ पर न्यूनतम कीमत या कृषि समर्थन कीमत की स्थिति में सरकार हस्तक्षेप कर रही है बाजार में, तो वो किसके लिए कर रही है? वो कर रही है उत्पादक को बचाने के लिए या कृषि समर्थन कीमत के संदर्भ में किसान को बचाने के लिए। क्यों ऐसा होता है अभी देखेंगे। तो ये है न्यूनतम कीमत, जो कम से कम कीमत है जो उत्पादक को मिलनी चाहिए या दी जाती है, और ये संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है। अगर संतुलन कीमत पर निर्धारित की जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर है कृषि समर्थन कीमत क्या है, तो डेफिनेशन कैसे देंगे? कृषि समर्थन कीमत वह न्यूनतम कीमत है जो संभावित का मतलब क्या है? जो आने वाली कीमत का स्तर है, संभावित संतुलन स्तर, जहां पर संभावना है कि संतुलन कहां स्थापित हो सकता है, उस वाली कीमत से अधिक निर्धारित की जाती है। अभी तक कीमत या जो संतुलन है वो स्थापित हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है। हमारे जो पुराने जो हमारा वो है एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे ये संभावना है कि ये संतुलन कहाँ पर स्थापित हो सकता है, और जहाँ पर वो संभावना है संतुलन की, वहाँ पर उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उस संभावित संतुलन स्तर को सोचकर उससे अधिक ये कीमत निर्धारित की जाती है। ज़्यादातर ये निर्धारित की जाती है कृषि पदार्थों के लिए, किसानों को बचाने के लिए, क्योंकि कृषि के साथ क्या एक विशेषता है कि जब फसल कटती है तो एकदम से पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन जो व्यापारी हैं, मान लो अगर वो उतनी उसको ना खरीदें, उनकी मांग उतनी ना हो, तो पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी, तो कृषि पदार्थों की जो कीमत है वो बहुत कम होने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पूर्ति ज़्यादा है, किसान ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कृषि पदार्थ की जो कीमत है वो कम होने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि ज़्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी उनको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बाहुल्य में क्या है? निर्धनता या कमी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है? सरकार एक न्यूनतम समर्थन जो कीमत है उसको निर्धारित करती है, ताकि किसानों को हानि ना उठानी पड़े, उनकी जो लागत है या उनकी जो उनका न्यूनतम लाभ है उनको मिले, ताकि कृषि के लिए जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वो बनी रहे। नहीं तो किसान भी खेती छोड़ देंगे। अगर उनको हर साल नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो खेती करना छोड़ देंगे। अगर वो खेती करना छोड़ेंगे तो इसमें पूरे समाज का, पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि उसको अपनी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि को लाभदायक बनाए रखने या जारी रखने की स्थिति को ध्यान रखते हुए सरकार उसकी न्यूनतम समर्थन कीमत हर साल देती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हमने यहाँ पर देखा मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को मिली तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संतुलन स्थापित हो गया। अब हम इसको कृषि पदार्थों के लेंगे, जैसे गेहूं या धान, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो सरकार के द्वारा दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। अब ये यहाँ पर जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, ओपी कीमत पर ये संतुलन स्थापित हो चुका है। लेकिन इस ओपी कीमत पर संभावना ये है कि क्या पता सभी जो किसानों की फसल है वो ना बिकी हो, क्योंकि जो उपभोक्ता है, खरीदने वाला है, वो उसकी कम मांग कर रहा है। ठीक है, और इस कीमत पर जो किसान है उसके लिए ये लाभदायक नहीं है। इतनी कम कीमत पर वो अपनी फसल नहीं बेच सकता। ठीक है, अगर वो इस कीमत पर फसल बेचता है, ओपी कीमत पर, तो उसको क्या होता है? नुकसान होता है, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो इसलिए इसकी पूर्ति भी ज्यादा नहीं कर पाएगा।
तो यहां पर संतुलन तो स्थापित हो जाएगा कि इस कीमत पर जितना खरीदने के लिए तैयार है उपभोक्ता और जितना किसान बेचने के लिए तैयार है इस कीमत पर, ओपी कीमत पर, तो संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन इस संतुलन पर, ये जो संतुलन की जो प्राइस है, ये किसानों की जो सारी पूर्ति है उसको नहीं ले पा रही और किसानों को ये सही उचित कीमत उनके पदार्थ की नहीं दे पा रही, इसलिए इस कीमत पर किसानों को नुकसान है। तो अब सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और इसकी कीमत क्या निर्धारित करती है, OP2। तो जैसे ही कीमत ऊपर निर्धारित की तो किसानों के लिए, क्योंकि जैसे ही कीमत बढ़ेगी किसानों के लिए तो फायदा है, उत्पादक के लिए तो फायदा है, ठीक है। तो उत्पादक क्या करेंगे, उसकी पूर्ति को बढ़ा देंगे। तो देखो पूर्ति वक्र यहाँ पे काट रहा है, तो जो अब इसकी पूर्ति है वो L से बढ़कर कितनी हो गई है, L2, OL2 हो गई है, तो LL OL2 इसकी पूर्ति हो गई। तो बढ़ोतरी कितने की हुई, LL2 की बढ़ोतरी हुई, इतनी बढ़ोतरी कर दी उसने पूर्ति की। लेकिन क्योंकि उपभोक्ता के लिए अब ये क्या हो चुकी है, इस महंगी हो चुकी है, तो वो इसकी मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। वही मांग और सप्लाई वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे ही कीमत बढ़ी तो हमने देखा था 11वें चैप्टर में कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ गई। 4th चैप्टर में हमने देखा था जैसे ही कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है उस पदार्थ के लिए, तो मांग यहाँ पर कम होगी, ठीक है। कितनी हो गई मांग, OL1, ये नई मांग है, तो कम कितनी हुई, L1, LL1, ठीक है ना। LL1 जो मांग है वो इतनी कम हो चुकी है। अब ये जो स्थिति है AB, जहां पर क्या है, पूर्ति मोर देन मांग, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति अधिक्य। क्या है ये, पूर्ति अधिक्य, यानी कि पूर्ति यहां पर ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, AB के बराबर, या इसको हम कहेंगे L1L, ये इतनी ज्यादा है ना, ये यहां से यहां, तो L1 L2 के बराबर ये ज्यादा है, इसको हम पूर्ति अधिक्य की स्थिति कहेंगे। और ऐसी स्थिति में जब पूर्ति अधिक्य की स्थिति होती है तो सरकार यहां पर जो भी पूर्ति फालतू है, अतिरिक्त है, उसको सरकार खरीदने का साथ में आश्वासन भी देती है कि अगर इतनी कीमत पर उपभोक्ताओं ने अगर इतनी कीमत पर उपभोक्ताओं ने वो नहीं खरीदी उनकी फसल, कृषि पदार्थ, तो सरकार यहाँ पर इस कीमत पर उनके पदार्थों को खरीदेगी। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी सरकार हस्तक्षेप करके उत्पादक या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।